हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की, जो कि सीधे तौर पर आपके आरआरबी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी कैसे हैं? एक बार कमेंट में करके रिप्लाई कर दीजिए कि आप सभी को हमारी क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट एक बार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाला है। आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके मैथ के भी होंगे, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को भी मिलते हैं। पहला प्रश्न आज का है कि ए पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ए पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल टू रिलीव एंजाइटी इज नॉन एज। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा पैटर्न, एडजस्टमेंट का ऐसा पैटर्न जिसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, रिलीव करता है अपनी एंजाइटी को, उसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, एक स्टेज आपने देखी होगी, ग्रीव की स्टेज आती है। ठीक है, क्या ग्रीव की स्टेज आती है? ग्रीफ रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ग्रीफ रिएक्शन के अंदर स्टेज आती है DABDA। इसका मतलब होता है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। ये क्या होती है? आपके डाबड़ा स्टेज होती है, जो कि ग्रीफ रिएक्शन कहलाती है। जब आपके परिवार में या कि आपके प्रियतम कोई है, उसकी वो आपको छोड़ के चले जाते हैं या मृत्यु हो जाती है उनकी, तो एक रिएक्शन आती है जिसको कहा जाता है ग्रीफ रिएक्शन, जो कि एक प्रकार से क्या कहलाती है? दाबड़ा स्टेज कहलाती है। इसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अपनी एंजाइटी को भी कम करने का प्रयास करता है। और वो जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? वो आती है आपकी एक्सेप्टेंस, डिनाइल और कंपनसेशन। ये सब क्या है? एक्सेप्टेंस, डिनाइल, कंपनसेशन, ये आपके डाबड़ा की स्टेजेस होती है, जिसमें एक्सेप्टेंस और डिनाइल, ये दो स्टेजेस जो है वो डाबड़ा की स्टेजेस होती हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा एडजस्टमेंट जो कि इंसान के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा किया जाता है ताकि वो अपनी एंजाइटी को रिलीव कर सके। तो ये जो दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो दो ऑप्शन है, ये कहलाते हैं आपके किसके? मैकेनिज्म। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो एंजाइटी को कम करता है। लेकिन इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑप्शन, जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये प्रकार का ऐसा ऑप्शन है जो कि कहीं ना कहीं तौर पर इस क्वेश्चन के अंदर सही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म एक प्रकार का ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करता है, बचाता है, और अपनी एंजाइटी जो उसके मन में हो रही है उसको क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। क्या करता है? कम करने का प्रयास करता है। जैसे कि बात की जाए, कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसको घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है कि वो घर पे जाके कैसे बताएगा कि वो फेल हो गया है। तो वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है और अपने आप को क्या करता है, बचाने का प्रयास करता है। अब बात करें, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे, जब भी आपके लिए क्लास लेके आएगी साइकेट्रिक की। तो फिलहाल तौर पर ये पहला क्वेश्चन जो है, इसका एग्जाम जो आंसर होने वाला है वो वह होने वाला है डिकेन मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक प्रकार का ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो खुद को, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है। और ये जो भी स्टेजेस जो मैंने आपको बताई, ये सब किसके स्टेज है? ग्रीफ रिएक्शन की स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर दो ऑप्शन जो है वो ग्रीफ रिएक्शन के होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए बीएमआई ऑफ एन अडल्ट इज बिलो 18, उसको क्या कहा जाता है? अगर आपका बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, अगर 18 से नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है? 18 किलोग्राम पर mm³ से कम चला जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है।
तो आप सभी को पता है जब 18 से नीचे आपका BMI चला जाएगा तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति है आपका अंडरवेट। कैसा व्यक्ति है, आपका अंडरवेट व्यक्ति है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 19 से लेकर 24.9 तक आपका क्या मानते हैं, दो नॉर्मल मानते हैं आपका BMI। अगर इससे कम चला जाएगा, ठीक है, अगर 18 से कम चला जाएगा तो क्या मानते हैं अपन कि आपका जो BMI है वो कैसा है, या व्यक्ति जो है वो अंडरवेट कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडरवेट कहलाता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। देखिए, आपके साउंड सुनने की जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है ऑफ द ईयर टू इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, देखिए इसमें पूछा गया है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर जो लाइट आप साउंड कोई सुनता है वो, तो उसमें एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है या फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है ईयर का टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। अगर कान के अंदर कोई भी साउंड ट्रेवल कर रही है, साउंड आप सुन रहे हैं, आवाज़ आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, का ईयर की एक प्रकार की एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स सुनाई देता है। ईयर को एक प्रकार के से क्या करता है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स करता है, जिसको अपन कहते हैं लाउडनेस। अगर जितनी मात्रा में, जितनी डेसिमल में आपकी आवाज़ जो ज़्यादा होगी तो वो कान के अंदर, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी, ईयर के अंदर फिजियोलॉजिकल भी ज़्यादा होगा, और जो ईयर है उसके अंदर लाउडनेस भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वही आंसर इसका है 83 नंबर क्वेश्चन का, कि एक प्रकार से ऐसा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ईयर का जो टोटली डिपेंड होता है किस पर, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो इज पॉपुलरिटी नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, इसके नाम से किसको जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि ये क्या है, इसको कहा जाएगा दादा भाई नारोजी जो हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नारोजी हैं, उनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस तरह की क्लासेस को देखने के लिए। अब आप बात करते हैं, एक टर्म आपके सामने दी गई है CINAHL। सिन्हाल का मतलब क्या होता है? तो आप सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर देखा जाता है हमेशा, कि सिन्हाल का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। क्या होता है? क्यूमुलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर सिन्हाल की फॉर्म कहीं ना कहीं होती है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। ईच पर्सन क्रिएटिंग हिज और हर ओवन यूनिवर्स थ्रू हिज और हर परसेप्शन इज नॉन एज या इज रिफर्ड एज, उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो यूनिवर्स को, संसार को अपने नज़रिए से देखती है, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है उसकी थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है। क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग है। अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के नज़रिए से, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, यूनिवर्स को देख रहा है, परसेप्शन कर रहा है, तो उसको कहा जाता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्या कहा जाता है? क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। चलिए, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सिस्टमैटिक इवॉल्यूशन ऑफ ए बिहेवियर, द सिस्टमैटिक इवॉल्यूशन ऑफ ए बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ ए इंडिविजुअल इज नॉन एज। एक प्रकार से सिस्टमेटिक इवॉल्वेट करना किसका? किसी व्यक्ति के बिहेवियर का, किसी व्यक्ति के इमोशंस का और किसी व्यक्ति के कॉग्निटिव फंक्शंस का, उसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि अगर किसी व्यक्ति के बिहेवियर को, इमोशन को या फिर कॉग्निटिव फंक्शंस को पता लगाना क्या कहा जाता है आपको? तो वह कहा जाता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन साइकेट्रिक का एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसके अंदर साइकेट्रिक के अंदर पढ़ते हैं आप। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर क्या पता लगाते हैं आप? कोई व्यक्ति है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, और क्या पता लगाते हैं, जो व्यक्ति है वो उसका इमोशंस कैसा है, लोगों के प्रति इमोशन कैसा है, ठीक है, एनवायरमेंट इमोशंस कैसा है, और क्या पता लगाते हैं आप? कॉग्निटिव फंक्शंस पता लगाते हैं कि व्यक्ति का ओरिएंटेशन कैसा है, कॉग्निटिव फंक्शंस कैसा है, इन सब का पता आप लगाते हैं कि व्यक्ति कितनी चीज़ों को याद कर पाता है।
तो ये सब किस में पता लगाया जाता है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर लगाया जाता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। द टर्म एरोबिक्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम और स्पोर्ट। एक वर्ड है एरोबिक्स। एरोबिक जो वर्ड है कौन से खेल के लिए इस्तेमाल होता है, कौन से गेम के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एरोबिक जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है जिम्नास्टिक के लिए। आप सभी को पता है जिम्नास्टिक जो होते हैं वो बड़े फुर्तीले होते हैं और ये एक प्रकार का खेल होता है जो ओलंपिक्स में भी खेला जाता है। इसके अंदर कई प्रकार के आप कलाकारी दिखाते हैं। व्यक्ति का फिजिकली तौर पर अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए एक एरोबेटिक्स मतलब होता है करतब दिखाना। क्या दिखाना? करतब। करतब दिखाना एरोबिक्स का मतलब होता है। तो एक एरोबिक्स वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है कौन से खेल के लिए किया जाता है? जिम्नास्टिक के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर आपका जिम्नास्टिक